हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग? बेटा जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे वर्क, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है। इसको स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, इंट्रोडक्टरी पार्ट, वर्क क्या होता है, ठीक है, कब वर्क होगा कब नहीं होगा, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम लगते हैं क्या है, हमें फील होता है कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया है, ठीक है, हमने बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन एक्चुअल में जो है देखें ओवरऑल कोई आउटपुट नहीं निकला, यानी कि ओवरऑल हम कहते हैं कि कोई आपने वर्क ही नहीं किया, मतलब आपने फोर्स अप्लाई कर करके टोटल एग्जॉस्ट हो चुके हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम ये कह रहे हैं कि कोई वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। दिमाग तो ख़राब हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कब वर्क होना है कब नहीं होना है, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, साइंस के अकॉर्डिंग वर्क का क्या डेफिनेशन है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक ओवरव्यू भी हम लोग देख लेते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्किंग हार्ड करने के बावजूद भी, यानी बहुत हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वर्क नहीं होता है, इसके लिए क्या क्या कंडीशन है। जैसे सिंगिंग, ठीक है, आपने सिंगिंग किया, ठीक है, गला दुखने लगा, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया आपने, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कोई भी वर्क नहीं हुआ। साइंस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसमें कोई भी वर्क नहीं हुआ। रीडिंग, आपने रीड किया, ठीक है, तो कोई भी मेहनत तो बहुत किया आपने, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप कह रहे हो कि हम जो है कोई वर्क ही नहीं हुआ, इसका मतलब, ठीक है। तो जब कोई वर्क नहीं हुआ तो यहाँ पे देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्क के लिए क्या कंडीशन होती है, ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वर्क के लिए तभी कंडीशन हो, मतलब साइंटिफिक कंडीशन या कॉन्सेप्शन जो है वो क्या होना चाहिए, फोर्स अप्लाई होना चाहिए किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है। उस बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस बॉडी में कुछ ना कुछ उसकी पोजीशन में चेंज होना चाहिए। तो ये दो फैक्टर्स ऐसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि ये दो फैक्टर्स अगर वहाँ पे हैं तो कहेंगे कि वर्क हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से डेफिनेशन, वर्क के डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज में अगर देखें, ठीक है, अ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में अगर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो हम उसको कहेंगे कि उसके अंदर कोई ना कोई वर्क हो रहा है, ठीक है। इसके बाद से यूनिट वर्क की हमने बात की थी। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, एसआई यूनिट जूल होती है, या फिर कह सकते हैं न्यूटन मीटर होती है। न्यूटन मीटर को ही एक सिंगल वर्ड में हम जूल कहते हैं। सीजीएस यूनिट की हम बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन सेंटीमीटर, और इसी को जो है हम क्या बोलते हैं, आर्क। रिलेशन भी हमने बताया था कि एक जूल में 10⁻7 आर्क होता है, ERG, ठीक है। इसी सीरीज़ में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब जो है वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स। एक फोर्स अगर कांस्टेंट फोर्स किसी भी बॉडी पे लग रहा है तो उसकी वजह से वर्क डन क्या होगा, चलिए देखते हैं। वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स, किसी भी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा है तो उसकी वजह से वर्क डन क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, जैसे कि एक बॉडी है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, दैट इज F कांस्टेंट। इसकी पोजीशन क्या है, ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। ये बॉडी मूव करके कहाँ चली गई, यहाँ पर, ये इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें क्या, ये इनिशियल पोजीशन, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन आने का मतलब क्या है कि इसकी बॉडी के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ चेंजेस आए, ठीक है। तो इनके बीच का ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज S। तो यहाँ पे वर्क की अगर हम बात करेंगे, फोर्स कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज F इंटू एस। तो कांस्टेंट फोर्स से जो वर्क होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है, यानी कि या फिर कह सकते हैं कि फोर्स के डायरेक्शन में ही बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब ये यहाँ पे आगे सवाल ये होता है कि हो सकता है कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में ना हो रहा हो जिस डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, या जिस डायरेक्शन में हम उस बॉडी के अंदर मूवमेंट चाह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि किसी भी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन भी उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो भी, या फिर ये भी हो सकता है कि पोजीशन में तो चेंज आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल फिर भी जो है किसी हमारे फोर्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वो उसके अंदर वर्क डन क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या क्या केसेस हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट देयर आर द थ्री नेचर ऑफ द वर्क। वर्क के तीन नेचर्स हैं, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज अ पॉजिटिव नेचर, कि हम कब कहेंगे कि पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, तो पॉजिटिव नेचर ऑफ द वर्क डन की अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करेंगे क्या, नेचर ऑफ वर्क डिपेंडिंग अपॉन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट केस आपका क्या है, पॉजिटिव वर्क। इसके लिए आपके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट शुड बी in the direction of applied force। डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए बेटा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी ज़ीरो। इनके बीच में एंगल क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। या आप कहने का मतलब ये है कि दोनों चीज़ें जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर? अच्छा, इसी तरह से हम आगे टाइप्स की बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, मान लिया कि एक टॉय है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। इस पर एक टॉय कार है मान लीजिए, ठीक। इस टॉय कार को कोई पर्सन है, इसके अंदर जो है क्या किया, रस्सी बांध दिया और इसको जो है इसको ये पुल कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये गर्ल है, इसको इस डायरेक्शन में अगर इसको पुल करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा, इसने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, फोर्स का डायरेक्शन ये है, और ये टॉय जो है वो मूव कर रहा है वो भी इस डायरेक्शन में, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का भी जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है।
तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा, यानी कि अब बेबी पुलिंग अ टॉय कार, कोई चीज़ को हम पुल कर रहे हैं, और पुल कर रहे हैं मतलब खींच है, तो जिधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं उधर ही मूव कर रहा है। किसी भी चीज़ को हम पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पुश करने की वजह से, जैसे एक बॉक्स है, उस बॉक्स को अगर पुश कर रहे हैं तो बॉक्स जो है हमारे फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव करेगा, तो उस केस में भी हम क्या बोलेंगे बेटा कि वहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। इसके बाद से नेक्स्ट है निगेटिव ऑफ अ वर्क। निगेटिव वर्क डन की बात करें, नेक्स्ट सेकेंड नेचर है इसका निगेटिव वर्क। कब होगा निगेटिव वर्क? फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन फोर्स या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। दूसरी कंडीशन, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर एंटी पैरेलल। क्या हो, एंटी पैरेलल हो, उस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या आ जाएगा बेटा, निगेटिव वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बेटा, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि निगेटिव वर्क कब होगा। जैसे कि आपने आई थिंक फुटबॉल तो खेला ही होगा, नहीं खेला है तो आपके स्कूल में या कहीं पर भी आपने ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हुए देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, व्हाटएवर। ठीक है, तो होता क्या है कि जब फुटबॉल को, जैसे हमने किया है, बॉल को किक किया, तो बॉल को किक करने की वजह से, यानी कि बॉल को आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए फोर्स लगाया, बॉल जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, लेकिन उस केस में आपका फोर्स का डायरेक्शन, बॉल का मूवमेंट का डायरेक्शन, यानी कि बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव वर्क डन तो आपने किया वहाँ पे, लेकिन कुछ टाइम के बाद से जो बॉल जो है, देखा होगा कि बॉल जो है धीरे धीरे स्लो होने लगती है, मतलब कि रुकने की कंडीशन में आ जाती है, मतलब कि एक टाइम के बाद से। तो ऐसा क्या होता है कि जैसे ही मान लिया कि जिस सरफेस पे वो चल रही होती है, उस सरफेस पर, जिस सरफेस पे चल रही होगी, उस सरफेस के रफ होने की वजह से, यानी कि अगर सरफेस रफ है तो उसमें कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, वो फ्रिक्शन फोर्स उसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। यानी कि बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो जस्ट इसके मोशन का अपोज करेगा, ये इस तरह से। तो उस केस में यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू की अगर हम बात करें तो वर्क क्या जाएगा, माइनस टाइम्स एफ इंटू एस। क्यों? क्योंकि S मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या है, दोनों यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो उस केस में वर्क डन क्या जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट टाइप है वर्क का, मतलब नेक्स्ट नेचर की अगर हम बात करें, दैट इज अ जीरो वर्क डन। मतलब कि आपका कोई भी वर्क नहीं हुआ, आपने फोर्स भी अप्लाई किया प्रॉपर, आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जो है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि कोई वर्क डन नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेचर है वर्क का जीरो ऑफ वर्क। कोई वर्क नहीं हुआ, या जीरो वर्क डन लिख सकते हो ऐसे इसको, जीरो वर्क डन, नो वर्क इज डन, कोई वर्क नहीं हुआ, जीरो वर्क डन। क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं,
तो फर्स्ट कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि देयर इज अ नो चेंज इन पोजीशन, यानी कि आपने फोर्स अप्लाई किया, पोजीशन में चेंज नहीं हुआ। देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो उस केस में पोजीशन में, बॉडी की पोजीशन में जब कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोई वर्क डन नहीं हुआ है। क्लियर? यानी कि इस केस में वर्क इज इक्वल टू क्या जाएगा, फोर्स इंटू एस, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या जाएगा, जीरो, तो जीरो, दैट इज जीरो वर्क डन। दूसरी कंडीशन, फोर्स एक्टिंग या फिर ऐसे लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द एक्टिंग फोर्स। फोर्स के परपेंडिकुलर अगर डिस्प्लेसमेंट आपका काम कर रहा है तो उस केस में भी कोई वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। या कह सकते हो दिस इम्प्लाइज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। इनके बीच में अगर एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो उस केस में भी आपका कोई वर्क डन नहीं हुआ, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, मून अर्थ के चारों तरफ मूव करती है, इसको रफ करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मान लिया दिस इज अ अर्थ और मून इस वाले ऑर्बिट पे ऐसे रिवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो मून का जो रिवॉल्यूशन है कुछ इस तरह से, ठीक है। अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स लग रहा है, यानी कि ये किस वजह से बाइंडेड है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अच्छा यहाँ पे चूंकि मून इधर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, इसके टेंजेंशियल मूव कर रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब ध्यान देखिए कि फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो है मूवमेंट के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर मतलब कि ये देखो, डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, इस सर्कुलर ऑर्बिट पे होगा, तो रेडियस और उस पॉइंट पे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकालना है, किसी भी सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसका अगर हमें डायरेक्शन निकालना है तो उस पर क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और जो टेंजेंट होगा उस पॉइंट पे वही क्या होगा, डायरेक्शन होगा उस बॉडी के मूवमेंट का, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है, या फोर्स का हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे कैसा काम करेगा, अलोंग द रेडियस, ठीक है। और रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट और उसी पॉइंट के अलोंग जो है अगर रेडियस लें तो ये दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या कोई वर्क डन हुआ, सोचिए, तो बोलिए, कोई वर्क डन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर काम कर रहा है। हाँ, अगर मान लिया कि ग्रेविटी, जैसे कोई भी बॉडी है अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, ठीक है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो उस केस में क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, मतलब कि अब वहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो निगेटिव वर्क डन का मतलब क्या जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, यानी कि ग्रेविटी तो नीचे की तरफ पुल कर रही है लेकिन बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। इसी तरह से एक कूली है, पोर्टर है, ठीक है, कोई लगेज अपने हेड पे रख करके और लेकर के चल रहा है, ठीक है। अब लगेज जो है हेड पे लेकर के चल रहा है तो जाहिर सी बात है उस पर फोर्स लगाया हुआ है उसने, ठीक है, और वो चल रहा है ऐसे आगे की तरफ, ठीक है। तो होगा क्या कि उसका जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री हुआ। तो दोनों के बीच में जब एंगल 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर हो गया तो क्या उसने कोई वर्क डन किया,
जो उसने अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया था, ठीक है भाई, उसको लोड को बियर करने के लिए भाई नीचे की तरफ ग्रेविटी काम कर रही थी, उसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा था, उस वेट को होल्ड करने के लिए भाई छोड़ देता, गिर जाता, आपका सामान टूट जाता। लेकिन उसको होल्ड करने के लिए जो उसने फोर्स लगाया और यहाँ से लेकर के मान के चलिए कुछ डिस्टेंस मूव किया, कुछ उसको आपका लगेज जो है कुछ डिस्टेंस मूव करके वहाँ पर रखा, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके मूवमेंट का जो डायरेक्शन है और फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर उसने कोई वर्क डन नहीं किया। हाँ, लेकिन उसने अपनी बॉडी को मूव तो कराया आगे की तरफ, तो अपनी बॉडी को आगे की तरफ मूव कराने के लिए उसने पैर से फोर्स लगाया होगा अर्थ पे, ठीक है, उसके बाद से उसको रिएक्शन मिला होगा, उस रिएक्शन फोर्स से वो आगे की तरफ बढ़ता चला गया, ठीक है। तो आगे की तरफ उसको बढ़ने के लिए भी अब फोर्स लगाना पड़ा। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, चूँकि डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो उसने वर्क किया, लेकिन जो होल्ड किया था, जो लोड कैरी किया था, उस लोड के रिस्पेक्ट में, यानी कि उस लोड को अगर मूव कराया उसने, तो उसके रिस्पेक्ट में कोई वर्क डन उसने नहीं किया। क्लियर? साइंस की लैंग्वेज में अगर देखें तो इसी तरह से एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। A porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. ठीक है, तो देखिए लगेज का वेट मास आपको दे रखा है 15 kg, 1.5 मीटर एबव ग्राउंड के ले रखा है उसने, ठीक है, और क्या दे रखा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाई हिम ऑन द लगेज, कितना वर्क डन किया होगा उसने। तो देखो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जाहिर सी बात है उसने नीचे से ऊपर की तरफ उठाया, नीचे से ऊपर की तरफ उठाया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जितनी हाइट तक उठाया है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब कितना ऊपर उठाने के लिए उसको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, भाई नीचे की तरफ उसका वेट काम कर रहा होगा m इंटू जी की वैल्यू 9.8 और m 9.8 या 10 ले सकते हो, और m मास दिया है आपको। तो ऊपर की तरफ उठाने में, नीचे से ऊपर की तरफ उठाने के लिए उसको कितना वर्क डन करना पड़ा, तो फोर्स उसने अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लगाया होगा, इस कम से कम इस ग्रेविटी के अगेंस्ट तो फोर्स लगाना पड़ा होगा उसको, m इंटू जी फोर्स लगाना पड़ा उसके वेट के इक्वल। डिस्प्लेसमेंट हुआ h, ठीक है, तो कितना वर्क डन किया, mgh, ठीक है, तो m आपको दे रखा है, g की वैल्यू आपको पता है, h की वैल्यू भी गिवन है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके तीनों चीज़ों को आप आंसर फाइंड आउट करोगे, यानी कि वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक वर्क का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आगे की भाई आज की लेक्चर में हम लोगों ने जो है वर्क की सारी चीज़ें कल का और आज का मिला करके वर्क जो है सारा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।